हेलो गाइस, आज की हमारी इस प्यारी सी वीडियो का टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस प्यारी वीडियो में हम बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट फीचर स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे इस चैप्टर से जो जुड़े हुए हैं, और साथ ही उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगी। और इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे हम नोट्स के साथ में और पॉइंट वाइज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम स्टूडेंट्स, इस प्यारी सी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लेसन 1 है ये। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विद सिटीजन्स हैविंग कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं अलग अलग देशों में हुए अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि सभी लोगों की फीलिंग्स और सभी देशों का जो हिस्ट्री रही है वो एक ही जैसी रही है। लोगों ने नेशनलिज्म को अपनाया है और उसको लेकर के कई काम किए हैं, जिनको हम नीचे पॉइंट जो लिखे हैं एरो के माध्यम से इंडिकेट है, उनके माध्यम से जान सकते हैं। पहली बात आती है सबसे, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद नेपोलियनिक कोड या जिनको सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है, उससे ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये सारी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें बताती हैं कि सभी लोगों की भावनाएं और इतिहास देश के नेशनलिज्म में या किसी कंट्री कॉन्टिनेंट के नेशनलिज्म में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहा है और एक ही जैसा रहा है, सभी की फीलिंग्स एक ही जैसी थी। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जान लें कि लिबरल नेशनलिज्म मींस के आज़ाद राष्ट्रीयता की जो भावना थी उससे क्या चेंजेस आए। पहला पॉइंट इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड साइड पॉलिटिकल स्फेयर में, और राइट हैंड साइड इंडिकेट करता है इन इकोनॉमिक स्फेयर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्फेयर की। तो राजनीतिक जो बदलाव आए लिबरल नेशनलिज्म से वो क्या थे। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। इसने ऑटोक्रेसी का अंत किया। इसी की वजह से बच्चों लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, संविधान को लोगों ने मानना शुरू किया। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों के सलाह से गवर्नमेंट बनने लगी। एंड रिप्रेजेंटेटिव जो थे सरकार के, वो पार्लियामेंट में ही अपनी बातों को रखा करते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता, कानून के साथ लोगों को समानता मिली। एंड एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, जो लोगों के पास संपत्ति का अधिकार था उसके उन्मूलन के कानून बने। मींस के एक विशेष लॉ के तहत लोगों को बताया गया कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी को रख सकते हैं और किस तरीके से नहीं, उसको इजी किया गया सिस्टम को। ऐसे ही राइट हैंड साइड है इकोनॉमिक स्फेयर में क्या हुआ बच्चों, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बाजारों को आज़ादी मिली। एंड रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, और जो राज्य के द्वारा प्रतिबंध इम्पोज्ड थे, लोगों पर थोपे गए थे, उनसे मुक्ति मिली। ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो उनका सामान होता था या जो एक कैपिटल होती थी, कैपिटल से बच्चों यहाँ पर मतलब है उस लागत पूंजी से जिससे कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर इवेंट्स को। इन द 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। ये कई स्टेट्स में, राज्यों में डिवाइड हो गए थे। एंड इंडिपेंडेंट रूलर, और हर एक राज्य का अलग शासक था, अलग शासन था, तो अलग कानून भी रहे होंगे 18वीं शताब्दी में। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी, इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयता की भावना का जो पहला एक्सप्रेशन था बच्चों वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था, यानी फ्रांसीसी क्रांति। इट एंडेड मोनार्ची, इसने अंत कर दिया था सम्राट वाला जो शासन होता है मोनार्ची, उसको फ्रांस में। एंड गेव पावर टू द सिटीजन, और नागरिकों को इसने अधिकार दिए और ताकत दी थी। नेपोलियनिक कोड आए 1804 में, और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, इसने हटा दिया जो प्रतिबंध थे जन्म के आधार पर लोगों पर लगे हुए, उनको हटाया। एक लोगों में समानता कायम की। एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकारों को एस्टैब्लिश्ड किया, सिक्योर किया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, यानी जो रेवोल्यूशनरी यहाँ पर हमारा फ्रांस है
उसने सबसे पहले चिन्हित किया पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को, मीन्स पहले राजनीतिक एक्सपेरिमेंट को इन लिबरल डेमोक्रेसी, एक आज़ाद प्रजातंत्र के रूप में, यानी द राइट टू वोट यहाँ पर आया सबसे पहले। एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। बच्चों, जो वोट देने का और इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार था वो केवल प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास थी उन्हीं को था, बड़े लोगों को ही था। अब जो मेन थे विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन और सभी महिलाएं वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, इनको अलग रखा गया था राजनीतिक अधिकारों से। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एक छोटे समय के दौरान ही खैर, अंडर द जैकोबिन क्लब के अधीन अब क्या हुआ, ऑल एडल्ट्स मेल एंजॉय राइट टू वोट। अब जितने भी मेल थे वो सारे के सारे वोट के अधिकार को एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हुआ, द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक, ये वापस आया नेपोलियनिक कोड टू लिमिटेड सफरेज, मीन्स के जो प्रॉब्लम्स थी उसने इनको कम कर दिया, थोड़ा सा घटा दिया, और इसने साथ ही घटा दिया वेमेंस टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, यानी जो महिलाओं का स्टेटस बिल्कुल ही माइनर था उसको थोड़ा सा घटा दिया, मीन्स वो महिलाओं का स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पर, मीन्स सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, कि अब ये अपने पिता या पति की सहमति के साथ अपने अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को यूज़ कर सकती थी। अब बच्चों क्या हुआ, 5th पॉइंट पर है वियना कांग्रेस इन 1815, ये इम्पॉर्टेंट है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर के, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये बड़ी ताकतवर कंट्रीज थी उस दौरान की। अब क्या हुआ, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, इन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराया। एंड मेट एट वियना, ये वियना में मिले टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, जिससे कि यूरोप को लेकर के कुछ सेटलमेंट किए जा सके। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, और ये जो ड्यूक मैटरनिक, बच्चों जो ये संगठन था, मीन्स ये जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज से, इनके संगठन को ही कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस का मतलब ही कॉन्जुगेट होता है, मीन्स लोगों का एक जगह इकट्ठा होना। इसको होस्ट किया गया था, ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक, इनके द्वारा। अब जनवरी 1871 में क्या हुआ, जो प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने एक घोषणा की कि जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई। अब बच्चों 1861 में विक्टर इमैनुअल, जो इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो किंग है यूनाइटेड इटली के 1861 में, और इनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब 8th पॉइंट है कि वुमेन्स हु हैड फॉर्म दियर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अब जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बना लिया था, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, उन्होंने आधारशिला रखी अखबार की, एंड वो पार्ट लेने लगी जो राजनीतिक मीटिंग होती थी, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी। फाउंडेड डिस्पाइट दिस, इसके अलावा, इसके साथ ही, दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, उन्होंने डिनाई किया जो उनके अधिकारों का हनन था पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के, मींस इलेक्शंस को लेकर के, सभा में उनको इन्होंने डिनाई किया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स में कि एब्सोल्यूटिस्ट ये कौन थे। अगर लिटरली हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके शासन पर कोई प्रतिबंधी नहीं होता, ये कितनी भी ताकत यूज़ कर सकते हैं। इतिहास में ये जो एब्सोल्यूटिस्ट की टर्म है मोनार्चिकल गवर्नमेंट को रेफ़र की जाती है, जैसे कि कोई मिलिट्री सेना के बल पर या कोई सप्रेसिव बल पर शासन करते हैं देशों के ऊपर या लोगों के ऊपर, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है। यूटोपियन की अगर हम बात करें तो ये एक विज़न है ऑफ अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का दैट इज़ सो आइडियल, जो बड़ा ही आदर्श हो एंड अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और वास्तव में जो एग्जिस्ट करना चाहिए बट वो होता नहीं है। अब प्लेबिसाइट क्या होता है, एक डायरेक्ट वोट है बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, जिसमें सभी से यूनाइटेडली लोगों से कहा जाता है कि आप इस प्रपोजल को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कुछ भी कर सकते हो, सीधा सीधा वोट है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है बच्चों ये, दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो खींचती है पुरानी परंपराओं की जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनको आगे तक खींच कर लेकर चले जाना। अब जो हमारी पहली
कस्टम्स थी, प्रथाएं थी या ट्रेडिशंस रहे हैं, उनको आज भी हम फॉलो करते हैं, तो उन्हीं को हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। इसको शुरुआत की गई प्रूशिया के द्वारा और बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट्स जो थे उसने इसको संगठन को ज्वाइन किया। द यूनियन एबॉलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। इससे क्या हुआ बच्चों, जो बैरियर लगे हुए थे, एक देश दूसरे देश से चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, तो एक जो बैरियर था करेंसी का कि कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, इसमें थोड़ी सी समानता का आविर्भाव हुआ। अब 6 पॉइंट रोमांटिसिज्म का यहाँ पर आता है। एक कल्चरल मूवमेंट था, ये एक सांस्कृतिक मूवमेंट हमें कहना चाहिए, विच साउथ टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसने नेशनलिस्ट यानी एक राष्ट्रवादी भावना को लोगों के दिलों में भर दिया था। लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, और इसका अर्थ ही फ्री होता है, लैटिन से आया है, और आज़ादी यानी। जंकर्स की हम बात करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी और लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था प्रूशिया के। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जिनको हमें जानना चाहिए। इसी टर्म में सबसे पहली बात आती है मैज़ीनी की। मैज़ीनी इज़ नोन फॉर हिज नोबल एफर्ट। मैज़ीनी को जाना जाता है उनके कामों को लेकर के, मीन्स जो उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए किए, और इनको रिगार्ड किया जाता है एक स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड द इटालियन यूनिफिकेशन, कि जैसे ये कोई दैवीय ताकत थी इटली के एकीकरण को लेकर के। आगे बात आती है, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको यंग इटली के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ नॉट ओनली इटली बट द होल यूरोप टू फाइट फॉर फ्रीडम। जिसने इंस्पायर किया केवल इटली के यूथ को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं को। एंड गैरिबाल्डी की हम बात करते हैं तो इनको जाना जाता है फिजिकल फोर्स या स्वॉर्ड ऑफ इटली के नाम से। ही विद मैज़ीनी लॉन्च द यंग इटली मूवमेंट, यानी ये मैज़ीनी के साथ ही थे और इन्होंने यंग इटली मूवमेंट को शुरू किया था मैज़ीनी के साथ। गैरिबाल्डी और मैज़ीनी दोनों ने ही, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इन्होंने क्या किया बच्चों, 1835 का रिवोल्ट था उसमें ये इन्वॉल्व रहे। आगे बात आती है कैवर की। द रियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू कैवर। अगर हम सच्चे क्रेडिट की बात करें इटली के एकीकरण के लिए तो वो कैवर को ही जाता है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्दीनिया इन 1852 AD, जो प्राइम मिनिस्टर बने 1852 में सर्दीनिया के। एंड देन डेडिकेटेड हिमसेल्फ, और फिर उन्होंने खुद को डेडिकेट कर दिया, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, टू अचीव हिज गोल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता का एक इनका मकसद था, एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इटली के एकीकरण का। बिस्मार्क को हम इस सीरीज में नहीं भूल सकते। ही प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया जर्मनी के एकीकरण में। हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वॉज मेनली रेस्पॉन्सिबल, और इनकी जो खून और लोहे वाली पॉलिसी थी वो बहुत जिम्मेदार रही इसके लिए। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल और उनके मीनिंग भी हैं यहाँ पर जिनको हमें ध्यान से देखना चाहिए। जैसे उस दौरान एक सिंबल चलता था ब्रोकन चेन, जिसका मतलब था बीइंग फ्रीड, मीन्स के हम आज़ाद होना चाहते हैं। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, वो क्या था, ईगल एम्बोस्ड आर्मर, यानी एक ईगल जो सुसज्जित थी आर्मर से। एंड क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म, जो ओक लीव्स का क्राउन होता था, जैतून के पत्तों का ताज, वो हीरोइज्म का सिग्निफिकेंस था। और स्वॉर्ड, तलवार को माना जाता था रेडीनेस टू फाइट, के हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ऑलिव ब्रांच ऑन स्वॉर्ड, कि जैतून के पत्ते तलवार पर, तो इसकी इच्छा थी कि विलिंगनेस टू मेक पीस, के हम शांति भी स्थापित करना चाहते हैं। एंड ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग, ये ध्यान रखना बच्चों, ये फ्लैग था लिबरल नेशनलिज्म का 1848 में, जिसको बैन कर दिया गया ड्यूक ऑफ जर्मन के द्वारा। राइजिंग सन, ये था एक न्यू एरा का बिगिनिंग का सूचक, कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स थे जो रिलेट करते हैं आपके द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। अब आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई ही होंगी, और कोई भी क्वेरी या कमेंट है बच्चों तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, और साथ ही ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच।